चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे विचारक की जिन्होंने हजारों साल पहले राजनीति को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, हम अरस्तू के विचारों की गहराइयों में उतरने वाले हैं, वो शख्स जिन्होंने आधुनिक राजनीतिक सोच की नींव रखी। अरस्तू का ये एक मशहूर कथन है, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। ये एक लाइन, बस एक लाइन, अरस्तू के पूरे दर्शन का सार बता देती है। उनका मानना था कि हम इंसान अकेले रहने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि एक समाज में, एक राजनीतिक समुदाय में रहने के लिए ही बने हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्राचीन दार्शनिक में ऐसा क्या था जिसने उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक बना दिया। आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अरस्तू, जो 385 ईसा पूर्व में हुए थे, वो प्लेटो के सबसे होनहार छात्र तो थे ही, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो उनके सबसे बड़े आलोचक भी बने। और यहीं से कहानी शुरू होती है आदर्शवाद और यथार्थवाद की टक्कर की। तो चलिए देखते हैं कि अरस्तू का तरीका इतना क्रांतिकारी क्यों था। उन्होंने राजनीति के अध्ययन को कोरी कल्पनाओं और ऊंचे ऊंचे आदर्शों से निकालकर जमीन पर उतारा और उसे एक विज्ञान की तरह देखना शुरू किया। अब यहां पर दोनों की सोच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ थे प्लेटो, जो एक आदर्शवादी थे। वो सोचते थे कि एक परफेक्ट राज्य कैसा होना चाहिए और फिर उस सोच को असल दुनिया पर थोपने की कोशिश करते थे। दूसरी तरफ थे अरस्तू, जो एक यथार्थवादी थे। उन्होंने कहा, नहीं, पहले देखो कि दुनिया असल में कैसी है, चीजें कैसे काम करती हैं, और फिर उन मुशाहदों से सिद्धांत बनाओ। और यहीं से सच पूछिए तो राजनीति के विज्ञान का जन्म हुआ। और अगर किसी को सबूत चाहिए कि उनका तरीका कितना अलग था, तो जरा इस नंबर को देखिए, 158। अरस्तू ने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने डेटा इकट्ठा किया। उन्होंने 158 अलग अलग संविधानों की पढ़ाई की, जो दिखाता है कि वो तथ्यों और सबूतों पर कितना भरोसा करते थे। तो उनकी सोच के 3 बड़े आधार थे। पहला, कॉमन सेंस यानी सामान्य ज्ञान। उनका मानना था कि अच्छा शासन चलाने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है, दुनियादारी की समझ होनी चाहिए। दूसरा, व्यावहारिकता। वो कहते थे कि जो चीजें जैसी हैं उन्हें तोड़ने के बजाय सुधारने पर ध्यान दो। और तीसरा, द गोल्डन मीन यानी स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत। उनका तर्क था कि किसी भी चीज की अति बुरी है, सबसे अच्छा रास्ता हमेशा 2 चरम सीमाओं के बीच का होता है। चलिए अब अरस्तू के पहले बड़े सिद्धांत पर आते हैं। उनके हिसाब से एक राज्य क्यों होना चाहिए और उस राज्य का नागरिक कौन हो सकता है। अरस्तू के लिए राज्य या कोइनोनिया सिर्फ एक सिक्योरिटी एजेंसी नहीं थी। उनका कहना था कि राज्य जीवन की जरूरतों के लिए बनता है और एक अच्छे जीवन के लिए बना रहता है। मतलब ये सबसे ऊंचा संगठन है, क्योंकि इसी के अंदर रहकर इंसान अपनी क्षमताओं का पूरा विकास कर सकता है और एक नैतिक जीवन जी सकता है। तो फिर इस राज्य का नागरिक कौन बन सकता था? अरस्तू के लिए नागरिकता का मतलब था राज्य के कामों में हिस्सा लेने का कर्तव्य, और उनके हिसाब से ये हक सिर्फ उन वयस्क पुरुषों को था जिनके पास संपत्ति थी। औरतें, बच्चे, बूढ़े और दास, इन्हें नागरिक नहीं माना जाता था, क्योंकि अरस्तू का मानना था कि ये लोग किसी न किसी वजह से ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। हाँ, आज के हिसाब से देखें तो ये परिभाषा बहुत सीमित लगती है, लेकिन ये उस जमाने की सामाजिक सच्चाई को दर्शाती है। अब आते हैं उनके सबसे मशहूर कामों में से एक पर। उन्होंने दुनिया भर की सरकारों को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से बांटा, जो आज भी पढ़ाया जाता है। ये टेबल उनके विश्लेषण को बहुत अच्छे से समझाती है। अरस्तू ने सरकारों को परखने के लिए 2 सीधे साधे सवाल पूछे। शासन कौन करता है और किसके भले के लिए करता है? जब एक इंसान सबका भला सोचकर राज करे तो वो राजतंत्र है, लेकिन अगर वो सिर्फ अपना भला सोचे तो वो तानाशाही बन जाता है। जब कुछ अच्छे लोग मिलकर शासन करें तो वो कुलीन तंत्र है, और जब वो स्वार्थी हो जाएं तो वो गुटतंत्र बन जाता है। और जब बहुत सारे लोग आम भलाई के लिए शासन करें तो वो पॉलिटी है। लेकिन जब वो भीड़ यानी गरीब बहुमत सिर्फ अपने हितों के लिए शासन करें तो वो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र बन जाता है, जिसे अरस्तू सरकार का एक बिगड़ा हुआ रूप मानते थे। तो इन सब में से सबसे अच्छा कौन सा है? देखिए, अरस्तू बहुत प्रैक्टिकल थे। हो सकता है कि कागज पर राजतंत्र सबसे अच्छा लगे, लेकिन असल दुनिया के लिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पॉलिटी ही सरकार का सबसे बढ़िया और सबसे स्थिर रूप है। लेकिन पॉलिटी ही क्यों? क्योंकि ये मध्यम वर्ग का शासन था। ये अमीरों के शासन और गरीबों के शासन के बीच का एक गोल्डन मीन यानी संतुलन था। अरस्तू का मानना था कि मध्यम वर्ग ना तो अमीरों की तरह घमंडी होता है और ना ही गरीबों की तरह ईर्ष्यालु।
इसीलिए वो स्थिरता लाता है। इसमें अमीरों की क्वालिटी और गरीबों की क्वांटिटी दोनों का मिश्रण होता है, जो समाज को बिखरने से बचाता है। स्थिरता, ये अरस्तु के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। तो चलिए देखते हैं कि उनके अनुसार एक समाज को क्रांति और बिखराव से कैसे बचाया जा सकता है। उन्होंने स्थिरता के लिए 3 बड़ी बातें बताईं। पहली, आनुपातिक न्याय, मतलब जिसका समाज में जितना योगदान है उसे उतना ही इनाम मिलना चाहिए। दूसरी, निजी संपत्ति, वो व्यक्तिगत संपत्ति के हक में थे क्योंकि इससे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते थे कि इसका इस्तेमाल समाज की भलाई, खासकर गरीबों की मदद के लिए भी होना चाहिए। और शायद सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि किसी भी क्रांति की जड़ में हमेशा असमानता की भावना होती है, चाहे वो असली हो या सिर्फ एक एहसास। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? मतलब ये कि अरस्तु के राजनीतिक विचार कोई पुरानी, भूली बिसरी बातें नहीं हैं। उनका असर आज भी 2300 साल बाद भी पश्चिमी सभ्यता पर जिंदा है। इस बात को एक मॉडर्न स्कॉलर विलियम एबनस्टीन ने बहुत खूब कहा है कि 2300 साल बाद भी अरस्तु की किताब राजनीति विज्ञान के पूरे क्षेत्र के लिए एक शुरुआती पाठ्यपुस्तक जैसी है। ये बात अरस्तु की सोच की गहराई और उनकी स्थायी प्रासंगिकता को साबित करती है। और ये हमें आज के दौर के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज जब दुनिया राजनीतिक रूप से 2 ध्रुवों में इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो क्या अरस्तु का वो स्वर्णिम मध्य यानी बीच का रास्ता खोजने का विचार पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।